हेलो बच्चों। आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। बच्चों, आज से जो हम एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं, ये स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो या तो एनसीईआरटी या जेसीईआरटी का फुल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहते थे, और जो बच्चे जेटेट या है ना नेट का तैयारी कर रहे थे। मतलब कह सकते हैं कि इसमें हम लोग क्लास 6 से लेके 12 तक के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जिससे सवाल बनते हैं, वो सारे चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 6 का है। कौन सा क्लास है? क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 है बच्चों। ठीक है, ये हम जो बुक लिए हुए हैं ये जेसीईआरटी है। ठीक है, क्योंकि जेट का फॉर्म आ चुका है और इसमें ज़्यादातर संभावना होती है कि अपने सिलेबस को कवर करते हैं, मतलब जेट से सवाल बुक से सवाल बनाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कब, कहाँ और कैसे। क्या है? कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, चलिए देखते हैं चैप्टर क्या कहता है। फुलमनी की जिज्ञासा के बारे में बात कर रहा है कि फुलमनी अपने घर के पास से गुजरती रेलगाड़ी को देख रही थी। क्या देख रही थी बच्चों? रेलगाड़ी को। अचानक उसके मन में सवाल उभरा कि जब रेलगाड़ी नहीं थी तब लोग कैसे सफर करते होंगे। वह सोचने लगी कि इतनी पुरानी बात को कोई कैसे जान सकता है, अगर कैसे पता कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर की ओर चलते हैं। अब चैप्टर है कि आज दुनिया ने खूब तरक्की कर ली। खूब सड़कें ऊंची, खूबसूरत सड़कें, ऊंची इमारतें, आधुनिक समाज की प्रगति का मानक बन गया। यह विकास रातों रात नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि एक ही रात में सब हो गया। इंसानों ने बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक की विकास यात्रा भी एक दिन में पूरी नहीं की। ऐसा नहीं कि सुबह बैलगाड़ी पे चढ़ा और शाम को हवाई जहाज बना के उड़ गया। यह एक क्रमबद्ध विकास है ना। इंसानों ने बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक की विकास यात्रा एक ही दिन में पूरी नहीं की। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे हजारों साल लगे, है ना। क्या लगे? हजारों साल लगे। किसी ने एक दिन की घटना की जानकारी के लिए हम समाचार पत्र, है ना, क्या बोल रहा है, किसी एक दिन की घटना की जानकारी के लिए हम समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन का सहारा ले सकते हैं। लेकिन बहुत वर्ष पहले क्या बोलता है कि अगर ताज़ा जानकारी तो उसको हम पत्र, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन से पता कर सकते हैं, लेकिन बहुत साल पहले को कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। चलिए आओ ज्ञान की बात है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा बच्चों हम बताते चलेंगे, है ना। जो आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोट करते जाइएगा। सबसे पहले इतिहास का अर्थ जानना है आपको, जो आपको यहाँ पे मेंशन है। क्या है कि इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला इति प्लस ह प्लस आस। क्या है? इति प्लस ह प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? ऐसा निश्चित रूप से हुआ। क्या है कि जो घटनाएं निश्चित रूप से हुई। कैसा? ऐसा। ठीक है, इतिहास का अर्थ आपने समझ लिया है। अगर ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर जाइएगा कॉपी में, अगर आपके पास नोट करने की सुविधा उपलब्ध है तो, वरना बाद में नोट कर जाइएगा। आगे है बच्चों, अतीत की कहानी है इतिहास। क्या है? अतीत की कहानी है इतिहास। बीते दिनों में मानव की कहानी को इतिहास कहा जाता है। वर्तमान को समझने के लिए इतिहास को महत्वपूर्ण योगदान होता है, रहता है। क्या बोलते, अगर वर्तमान समझना चाहते हैं तो आप इतिहास को समझना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था, अगर हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उनका उसका हल वे कैसे निकालते थे। अतीत में लोग कहाँ रहते थे, वे, क्या बोल रहा है, अतीत में लोग कहाँ रहते थे, वे लोग क्या खाते थे, उनका पहनावा कैसा था। ऐसा थोड़ी कि आज की तरह पहले बर्गर, पिज्जा, चाउमीन होगा। ऐसा थोड़ी कि पहले की तरह कुकर, गैस सिलेंडर होगा। आगे कहाँ रहते थे? ऐसा थोड़ी कि आज की तरह बंगला, गाड़ी, घर सब होगा, है ना। लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, उनके घर की बनावट कैसी थी। उस समय शासक के अतिरिक्त व्यापारी, उस समय जो राजा हुआ करता था, व्यापारी, कारीगर, किसान,
पुरोहित, मजदूर सभी समाज के महत्वपूर्ण अंग होते होते, है ना। आज थोड़ी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करने लगता था, ठीक है, आज ऐसा ही होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। उनके विषय में जाने बिना हम उस समाज को सही ढंग से नहीं समझ सकते। इसलिए इतिहास में अब समाज के केवल उच्च वर्गों का ही नहीं, बल्कि निचले स्तर के लोगों के कार्य और रुचि को भी जानने का प्रयास किया जाता है। वास्तव में पहले इतिहास में ज्यादातर तारीखें, घटनाओं, विशेषकर राजनीतिक घटनाओं की भरमार रहती थी। इतिहास में इतने डेट्स होते हैं ना बच्चों, इतने घटनाओं का चर्चा होता है कि इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इतिहास में जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास के जानकार को इतिहासकार कहा जाता है। क्या जो इतिहास की जानकारी रखता है ना, उसे इतिहासकार कहा जाता है। यदि आप हजारों साल पहले गुफा में जिंदगी गुजारते तो आपके पास खाने के लिए क्या साधन होते? आखिर पहले के लोग कहाँ जीवन गुजारते थे? गुफाओं में। तो क्या खाते होंगे? यह जीवन कष्टकारी होता या आनंदमय? यह जीवन कैसा होता होगा? कष्ट से भरा या फिर आनंद से भरा हुआ? चलिए देखते हैं। क्यों आवश्यक है इतिहास का ज्ञान, कि इतिहास क्यों जरूरी है? धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व कई लाख वर्ष से है। हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते। इतिहास से सबक लेकर हम अपने वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं। अतः इतिहास अतीत को समझने का प्रयास है। इतिहास में हम न सिर्फ अपने देश के बारे में पढ़ते हैं, बल्कि दुनिया के अन्य देशों के बारे में भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने देश के बारे में, हम लोग वर्ल्ड इतिहास भी तो पढ़ते हैं और इनकी संस्कृति से परिचित होते हैं। महान लोगों की जीवनी, उनकी शिक्षाओं को पढ़कर प्रेरणा प्राप्त करते हैं। बच्चों है, लोग कहाँ रहते थे, है ना। चलिए देखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बनाता है, ध्यान दीजिएगा। प्रकृति में भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप प्रदान किया है। उत्तर में हिमालय पर्वत के एक ऊंची दीवार के समान इसकी रक्षा करती है। हिमालय पर्वत किसके समान? ऊंची दीवार के समान रक्षा करती है। पूरब, इसके पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण में विशाल सागर है। भारत में लाखों वर्ष पहले लोग नर्मदा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, लाखों वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है बच्चों, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाइए। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगलों के अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे। उत्तर पश्चिम के, ये रहा आपका मैप, है ना। अगर आपने नर्मदा नदी को देखा, समझा है, तो फिर ठीक है ना, तो बता रहे, देखिए यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है बच्चों ये, ठीक है। और ये नर्मदा नदी बह रहा है विंध्याचल सतपुड़ा की घाटी होते हुए, ठीक है, और जाके अरब सागर में गिरती है। तो लोग पहले कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर। जो पहला साक्ष्य मिला था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इधर रहते थे बच्चों, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है अपने आप में। आगे है, सुलेमान और कित्थर पहाड़ियां का पता लगाइए कि कहाँ है सुलेमान और कित्थर की पहाड़ियां, ठीक है। तो सुलेमान और कित्थर की पहाड़ियां आप अगर नहीं जानते हैं तो ये देखिए ध्यान से, ये जो दिख रहा है ना, ये रेंज जो है ये वाला, ये है सुलेमान और कित्थर के पहाड़ियों का रेंज, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीज समझिएगा, अगर मैप से पढ़िएगा ना तो आसानी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, सुलेमान और कित्थर की पहाड़ियों का पता लगाइए। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसी फसल का उपजाना प्रारंभ हुआ था। मतलब बच्चों क्या समझे कि इस क्षेत्र से गेहूं, क्या, गेहूं और जौ, गेहूं और जौ मिला था, जबकि इस क्षेत्र से लोगों का निवास स्थान मिला था। पहला फसल गेहूं और जौ है बच्चों, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए।
क्या उत्तर पूर्व में गारो और विंध्य पहाड़ी के बीच का पता लगाना है। ठीक है बच्चों, ये रहा, ध्यान दीजिए, ये जो है ना ये वाला, ये गारो पहाड़ी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये विंध्य पहाड़ी, तो इसके उत्तर और इसके पूरब इधर। ठीक है, इन क्षेत्रों में ठीक पहाड़ियों का पता लगाइए। ऐसे एक कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। मानचित्र 1 में गंगा तथा सोन नदी का तलाश कीजिए। गंगा और सोन कहाँ है? गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के कई क्षेत्र प्राचीन काल से मगध के नाम से, क्या बोल रहा है कि ये जो क्षेत्र है ना गंगा वाला क्षेत्र, ये मगध था पहले। मगध वही बिंबिसार बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य वाला। ठीक है बच्चों, मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की। लोगों ने हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की। उन्हें पर्वतों, पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदियों और समुद्रों के कारण जोखिम भरी थी, यात्रा जोखिम भरी थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। पहाड़ी दर्रे के भी संपर्क रास्ते और नदियां तक लोग इनसे दोनों ओर आते जाते रहे हैं। ये पहाड़ियां दर्रे विचारों और संस्कृति का आदान प्रदान से भी मार्ग बने। लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण। ठीक है बच्चों, आगे सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से यात्रा करती थी, ताकि दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त कर सके। वहीं व्यापारी काफिले में एक और कभी जहाज से यात्रा करते। ठीक है, धार्मिक गुरु लोग को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक जाया करते थे। धार्मिक गुरु शिक्षा के लिए जाते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को यहाँ एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। ठीक है बच्चों, अब क्या है, आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं। अब है कि देश का नाम कैसे पड़ा था। चलिए, अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे सांस्कृतिक सिंधु कहा जाता है। इंडस सिंधु है, हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द है इसका। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा था बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। ठीक है, इंडिया भारत तो नाम पड़ा ही है ना, लेकिन इंडिया इंडस रिवर के कारण पड़ा, जिसका सांस्कृतिक सिंधु है। और ईरानियों और यूनानियों ने इसे सिंधु से हिंदोस बोलने लगा, और हिंडोस इंडोस में आ गया, और धीरे धीरे बोला कि यहाँ के जो लोग रहते हैं उसे इंडिया, उस भूमि को इंडिया बोला गया। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। क्या? जो उत्तर पश्चिम में रहते थे उन लोगों के लिए भारत का नाम प्रयोग किया गया था। ठीक है बच्चों, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसका कहाँ मिलता है बच्चों? ऋग्वेद में। बाद में इसका इस्तेमाल देशों के लिए होने लगा था। अरबों ने इस धरती को अलहिंद, अरबों ने क्या कहा था इसे? अलहिंद। और तुर्कों ने इसे हिंदुस्तान कह के पुकारा है बच्चों। ठीक है, अरबों ने अलहिंद, तुर्कों ने हिंदुस्तान। आइए कुछ जानकारी एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। वर्तमान झारखंड का नाम भी प्राचीन काल से परिवर्तित होता रहा है, लेकिन ठीक है विभिन्न ग्रंथों में झारखंड का उल्लेख मिलता है। इस क्षेत्र का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्रक देश बोला गया है, प्रदेश बोला गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और वायु पुराण में इसको मुरंड बोला गया है। क्या? मुरंड। और विष्णु पुराण में मुंड बोला गया। क्या बोला गया बच्चों? मुंड। और भागवत पुराण में इसे किक्कट प्रदेश बोला गया, बोला गया किक्कट प्रदेश। महाभारत के दिग्विजय पर्व, ठीक है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक देश बोला गया है बच्चों, वह पशु भूमि बोला गया है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, कर्ण जो थे ना, कर्ण
को कहाँ का राजा बनाया गया था? यंग प्रदेश का। और यंग हमारे यही झारखंड का ही नाम था बच्चों उस समय। ठीक है, चलिए बच्चों आगे है, पुराने समय में भारत को किन किन नामों से जाना जाता था और क्यों? हमने ऊपर देख लिया, नीचे देखते हैं। भारत एक दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है बच्चों, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा था, प्रथम पे आ चुका है। सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया की विशालता तथा एशिया महाद्वीप के शेष भाग से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों के द्वारा पृथक होने के कारण उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। चूंकि इस क्षेत्र को सबसे बड़ा देश भारत है, अतः इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसके अंतर्गत अन्य देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि सम्मिलित है। ये सब इस महाद्वीप में सम्मिलित है बच्चों। आगे का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काल निर्धारण, कि कैसे काल का निर्धारण होता था। तो काल के आधार पर इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 3 भागों में बांटा गया। प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, अधोऐतिहासिक काल। ठीक है। लिखने की कला सीखने से पहले भी मानव लाखों वर्ष पहले तक इस धरती पर रह चुके था। जिस काल में मनुष्य को कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। बाद में मानवों ने लिखना सीखा, बाद में प्रगति की कहानी से उस भाग को इतिहास में कहते हैं। जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं, अर्ध ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं। जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। ठीक है। ये देखिए बच्चों, कुछ साक्ष्य लिखा गया है। ये तारपत्र में बनी पांडुलिपि में लिखा गया है बच्चों। कौन सा लिपि में है ये? पांडुलिपि में। ये पत्र किस चीज का है? ताड़ का पत्र है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है अतीत की जानकारी। ठीक है, अध्याय 1 है कब, क्यों और कैसे। ये आपने अक्सर पहला चैप्टर के रूप में इसको पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए अब अतीत क्या है। अतीत को जानने के लिए कई माध्यम हैं, जिसकी सहायता से हम हजारों साल पहले की बातों को जान सकते हैं। पुस्तक एक प्रमुख माध्यम है। उस जमाने में आज की तरह प्रिंटिंग मशीन नहीं था, इसलिए इन पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, जिसे हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। पहले पांडुलिपि के नाम लिपि में लिखा जाता था बच्चों। पांडुलिपि को अंग्रेजी भाषा में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा? मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है, जो लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ हाथ है। मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन शब्द जिस मेनू से बना है, और मेनू का अर्थ हाथ होता है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़, कौन सा पेड़ है बच्चों? ये प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय में भुर्ज नाम का पेड़ निकलता है, उसकी छाल को विशेष रूप से भोजपत्र से तैयार किया जाता है। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियां नष्ट हो गई, फिर भी कुछ पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित हैं। इतिहास की जानकारी के लिए पुस्तकें एक सशक्त माध्यम है। वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। उपनिषद, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध, जैन धार्मिक साहित्य से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। इससे धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं की जिंदगी, औषधियों पर भी चर्चा मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र व कश्मीरी कवि कल्हण की रचना राजतरंगिणी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, चाणक्य का लेखा अर्थशास्त्र और कल्हण राजतरंगिणी जैसे गैर धार्मिक पुस्तकों से भी भारतीय इतिहास की जानकारी समझने में आसानी होती है। कई विदेशी लेखकों ने भी भारतीय इतिहास के बारे में लिखा है। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में ज़्यादातर जानकारी हमें
पुरातत्व द्वारा जुटाए गए सबूतों से मिलती है। प्राचीन काल में अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। अवशेषों के स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार, प्रतिमाएं तथा अन्य प्रकार की चीजें शामिल है। बच्चों चलिए कुछ जानकारी एक्स्ट्रा देखते हैं। यूनान के प्राचीन लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में भारत फारस संबंध का वर्णन किया था। बच्चों हेरोडोटस हिस्ट्री ऑफ फादर बुक का नाम हिस्टोरिका, उन्होंने 5वीं शताब्दी में भारत और फारस का संबंध को बताया था बच्चों। ठीक है, चलिए ये दिया गया कुछ प्राचीन काल में चांदी का सिक्का, इस तरह का सिक्का हुआ करता था, लगभग 2500 वर्ष पूर्व का बात है ये। ठीक है, एक जानकारी एक्स्ट्रा फैक्ट और है यहाँ पे। अशोक के उत्कीर्ण लेखों का सबसे प्राचीन माना जाता है। उसके अभिलेख ब्रह्म खरोष्टी अरमाइक, कौन कौन सा लिपि में है? ब्रह्मी खरोष्टी अरमाइक लिपि में। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप, मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, ने पढ़ने में सफलता हासिल की। जिसका लिपि 3 लिपि में छपा था, ब्रह्मणी, खरोष्टी और अरमाइक में। पढ़ने वाला पहला व्यक्ति जो था 37 में, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आगे है बच्चों, स्मारक में प्राचीन इमारतें, मंदिर व मूर्तियां आती है। इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। शिलाओं, खंभों, पत्थरों की दीवारों या मिट्टी तथा पत्थर की छोटे फलकों पर उकेरे गए लेख हमारी जानकारी का महत्वपूर्ण माध्यम है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एपिग्राफी कहते हैं। लिखने की सबसे पुरानी प्रणाली हड़प्पा की मुद्राओं में आई थी बच्चों, लेकिन उसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। सिक्के भी ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं। ठीक है बच्चों, प्राचीन काल में चांदी, सोने, तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के हिंद एवं, याद रखिएगा, देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के हिंद एवं शासकों द्वारा चलाया गया था। हस्तलिपियां में प्राचीन काल की जानकारी का एक स्रोत है। पाली और प्राकृतिक भाषा कौन सा था? पाली और प्राकृतिक। पाली और प्राकृतिक भाषाएं अब हमारे देश में कम बोली जाती है। कई किताबें संस्कृत और अरबिक भाषा में, दक्षिण भारत में बोली जाने वाली तमिल भाषा में भी काफी पुराना साहित्य मिलता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक अर्थात मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। दक्षिण भारत में अरिकमेडू, पुडुचेरी जगह का नाम है, नामक स्थान की खुदाई में रोमन सिक्के मिले थे। ठीक है बच्चों, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक बोला जाता था। अर्थ अर्थात मुद्रा शास्त्र का ज्ञान में कहा जाता था। और दक्षिण भारत में अरिकमेडू में खुदाई हुआ, जहाँ से रोमन सिक्के मिले थे बच्चों, जिसे प्राचीन काल में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच का व्यापारिक संबंध का पता चलता है। नेक्स्ट है बच्चों, प्राचीन काल में झारखंड। इसलिए हम लोग झारखंड का बुक पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे साथ ही साथ झारखंड के इतिहास की भी जानकारियां दिया गया रहता है, जो अपने आप में यूनिक है। चलिए, प्राग ऐतिहासिक काल में छोटा नागपुर, वर्तमान में झारखंड, घनघोर जंगलों से घिरा था। भौगोलिक स्थिति से इस क्षेत्र में काफी लाभ मिला। गुप्त वंश के शासकों ने गोंड शासक शशांक को छोड़कर, ठीक है, गुप्त वंश के शासकों और गोंड शासक शशांक को छोड़कर प्राचीन भारत के किसी राजवंश ने इस क्षेत्र पर अधिक समय तक शासन नहीं कर पाया था बच्चों। कौन कौन शासक हुए? 2, गुप्त वंश का शासक और एक गोंड शासक शशांक राजा थे। झारखंड के विभिन्न जिलों में शासक पाषाण कालीन औजार व मतलब पत्थर के औजार, पुराने वाले उपकरण बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए। पुरातत्ववादों के अनुसार झारखंड में आदिकाल से मानव रहते आए हैं। हजारीबाग जिले में इसको में एक समतल शिलाखंड पर प्राग ऐतिहासिक मानव द्वारा की गई चित्रकारी का नमूना प्राप्त हुआ।
कई ऐसे कुल्हाड़ियां, फलक, मैदनी, खुरचनी, बेधक, तछनी आदि पत्थर निर्मित हथियार प्राप्त हुए। छोटानागपुर में असुर जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता था। किसको बच्चों? असुर को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता था। यहाँ उसके समय में ईंटें पाई जाती थी जिसकी लंबाई 17 इंच, चौड़ाई 10 इंच और मोटाई 3 इंच। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो पुराने ज़माने में जो ईंट पाया गया था यहाँ पे, उसकी लंबाई 17 इंच, चौड़ाई 10 इंच और मोटाई 3 इंच हुआ करता था। ये प्रागैतिहासिक असुर सभ्यताएं एक ही कोटि की थी। रांची में गजेटियर 1917 ईस्वी में असुर कालीन बहुत से अवशेष आधार पर यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि मुंडा, उरांव आदि जनजाति के आगमन के पूर्व इस क्षेत्र में एक विभिन्न सभ्यता विकसित हुई थी जो संभव है। यह सभ्यता असुर जनजाति ही रही होगी। प्राचीन काल में झारखंड से होकर वर्तमान उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक अनेक रास्ते थे। इन मार्गों में सेना, व्यापारिक, तीर्थयात्री गुजरते थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। अपने इतिहास में तिथि से पहले ईसापुर मतलब ईसापुर बीसी जो कहते हैं, यह एडी में लिखा होगा। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर में ईसाई कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म के वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को बीसी मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती विपरीत होती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले हो गया था। ईसा मसीह की जन्म तिथि के आरंभ, और जब जन्म हो गया तो आरंभ इस ईसवी सन कहलाने लगा, जिसे संक्षेप में एडी यानी कि एनो डोमिनी कहा जाता है, जिसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वर्तमान में एडी की जगह हम लोग सीई अर्थात बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग करते हैं। सीई अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये सारे। कभी कभी अंग्रेजों के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता था, जिसका अर्थ था बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले मतलब प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, तो हमारा यह टॉपिक चैप्टर इतना ही था। हमें विश्वास और उम्मीद है कि आपने चैप्टर को समझा होगा और आप आने वाले एग्जाम के लिए इससे बेहतर तैयारी कर पाएंगे। हम इसी तरह रोज आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे, जिससे हमारा सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। अगर आपने वीडियो को एक बार में नहीं देख पाया तो इसको वापस देखिएगा, ताकि हर एक पॉइंट और फैक्ट्स को हमने क्लियर करने की कोशिश की है। और अगर कहीं कमियां और त्रुटि लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसमें सुधार कर सके। बच्चों, आज की क्लास में ही विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नए क्लास में, है ना। धन्यवाद।